हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि फॉस वर्सेस हार्बोटल केस का एक एक्सेप्शन था। हमने उस फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में रूल ऑफ मेजॉरिटी पढ़ा था और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे। उसमें से एक एक्सेप्शन जो था वो हमारा था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, दमनात्मक आचरण एवं कुप्रबंध के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के बारे में होने वाला है कि कंपनी मेंबर्स या कंपनी शेयर होल्डर्स ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से खुद को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या कंपनीज एक्ट में उसके क्या उपचार दिए गए हैं। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं इसी के साथ। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, दमनात्मक आचरण और कुप्रबंध से बचाव। सबसे पहले दैट इज एक्सेप्शन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल केस। ये अपवाद है फॉस वर्सेस हार्बोटल केस का, जो था हमारा रूल ऑफ मेजॉरिटी के लिए एक लैंडमार्क, एक लीडिंग केस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑपरेशन और दमनात्मक आचरण क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को दबा देना, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन करना, उसके प्रति अनफेयर रहना, उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कुछ कार्य करवाना ही ऑपरेशन या दमनात्मक आचरण कहा जा सकता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के प्रति हम अनफेयर रहें, उसे हम जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उन बेनिफिट्स से उसे हम दूर रखें, उसे वंचित रखें, या उसके कुछ अधिकार हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उन अधिकारों को उसे इस्तेमाल ना करने दिया जाए या उसके अधिकार छीन लिए जाएं, या फिर उसके विरुद्ध ही कुछ कार्य कर दिया जाए जो उसके हितों के विरुद्ध हो, या ऐसा कोई कार्य मेजॉरिटी बहुमत के आधार पर करवाया जाए जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, तो उसे ही ऑपरेशन या दमनात्मक आचरण कहेंगे। सेकेंड इज मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंध। मिसमैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट वर्ड है, मतलब कंपनी के प्रबंध से जुड़ा हुआ है। कंपनी के प्रबंध में, कंपनी के मैनेजमेंट में अनियमितताएं होना, इरेगुलरिटीज होना ही मिसमैनेजमेंट कहलाता है, जिससे कंपनी को नुकसान हो, कंपनी को हानि पहुंचे, कंपनी को क्षति पहुंचे या कंपनी मेंबर्स को किसी तरह की कोई समस्या पैदा हो, उनके हितों में टकराव पैदा हो, ये ही मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध होता है। अब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को हमने जाना, अब इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये इसके प्रिवेंशन क्या है। इसके प्रिवेंशंस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 16 के सेक्शन 241 से लेकर 246 में बताए गए हैं, जिन्हें हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी मेंबर्स जो हैं मेजॉरिटी के अगेंस्ट में सू फाइल कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं और कंपनी के परिसमापन तक के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं, या फिर कंपनी का वाइंड अप करवा सकते हैं, कंपनी का डिसोल्यूशन करवा सकते हैं, कंपनी का विघटन करवा सकते हैं। लेकिन क्या वाइंड अप सॉल्यूशन होगा इस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए? वाइंड अप इज नॉट अ सॉल्यूशन। कंपनी का परिसमापन कर देना इसका समाधान नहीं कहा जा सकता है। कंपनी का
परिसमापन ना हो, कंपनी का वाइंड अप ना हो, कंपनी का डिसोल्यूशन ना हो, कंपनी का विघटन ना हो, इसीलिए हमारे जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 241 से 246 में इसके प्रिवेंशन दिए हैं कि कंपनी को किस तरह से उसके परिसमापन से बचाया जाए और जो अनियमितताएं, जो अव्यवस्थाएं पैदा हुई हैं उसे किस तरह से दूर किया जाए। अब वाइंड अप सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? वाइंड अप इसलिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इससे कंपनी की गुडविल को नुकसान पहुंचता है, इससे जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं उनको नुकसान होता है, उनके डिविडेंड को नुकसान हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कंपनी के विघटन की बात हो या माइनॉरिटी को अपने शेयर्स सेल करने हो या फिर विघटन के लिए कंपनी की एसेट्स को अगर सेल करना हो तो अवेलेबल परचेजर या उपलब्ध जो क्रेता हैं वो मोस्टली मेजॉरिटी मेंबर्स ही होंगे, जिससे माइनॉरिटी मेंबर्स को कोई विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए विघटन या वाइंड अप या परिसमापन इसका कोई समाधान नहीं है। इसके प्रिवेंशन हमने इसमें लिख दिए हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं और इसे रिलीफ भी बोल सकते हैं, रिलीफ ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 241 में बताया गया है। एनी मेंबर हैज़ राइट टू अप्लाई। कंपनी का कोई भी मेंबर, यहाँ कोई भी मेंबर से मतलब है जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और एनी मेंबर से मतलब है कंपनी से जुड़े हुए मेंबर ही, कंपनी के शेयर होल्डर ही, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो दमनात्मक आचरण की कार्यवाही की जानी है या जिसके लिए हमें रिलीफ चाहिए वो कंपनी के अफेयर्स ही होने चाहिए, कंपनी के कार्यकलापों से ही वो बात जुड़ी होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 241(1)(b) में बताया गया है। हु कैन अप्लाई? प्रिवेंशन के बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन के अंदर कि कौन इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मिनिमम 100 मेंबर्स विथ साइन, कम से कम न्यूनतम 100 सदस्य जिनका एक सर्टिफिकेट या जिनका एक पत्र पर साइन होना चाहिए, इट मीन्स ऑथोराइज हो जाना चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म मिनिमम 100 मेंबर्स के द्वारा, जो कि इसकी न्यूनतम संख्या है, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 10%, मिनिमम 10% ऑफ टोटल नंबर भी मिलके या तो मिनिमम 100 मेंबर हों या 10% ऑफ टोटल मेंबर हों, जो भी कम होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये था वेयर द कंपनी इज विथ शेयर कैपिटल। ये दोनों कंडीशन उस कंपनी के लिए है जिसकी शेयर कैपिटल है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी, उसके लिए ये जो न्यूनतम संख्या है वो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, इट मीन मिनिमम 20% ऑफ टोटल मेंबर अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करेंगे, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एक ट्रिब्यूनल के अंदर। सेक्शन 244(2), सेक्शन 244(2) में बताया गया है कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद की स्थिति क्या होगी। माइनॉरिटी मेंबर्स ने
एप्लीकेशन फाइल की या कंप्लेंट फाइल की, उसके बाद माइनॉरिटी मेंबर्स अपने नाम वापस ले लेते हैं, या कंपनी में जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है वो ठीक हो जाता है, या माइनॉरिटी मेंबर्स अपने शेयर सेल कर देते हैं, तो क्या ट्रिब्यूनल उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा या फिर इसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं। कंपनी ट्रिब्यूनल चाहे शेयर होल्डर्स अपना नाम वापस लें, चाहे वो अपने शेयर्स जो हैं वो सेल कर दें, चाहे वो अपने नाम हटा लें, लेकिन फिर भी या फिर कंपनी की अनियमितताएं ठीक हो जाएं, फिर भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसकी जांच आवश्यक रूप से करेगा। सिर्फ इन वजह से कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस बात से पीछे नहीं हटेगा, वो इसकी जांच आवश्यक रूप से करेगा ही करेगा। जांच करने के बाद में अगर पाया जाता है कि वो अनियमितताएं, वो मिसमैनेजमेंट, वो ऑपरेशन जो है, वो जो खामियां हैं वो दूर हो चुकी है, देन ओके। और अगर ऐसा चलता है तो आगे वो इसके लिए ऑर्डर देगा। ये जो सेक्शन 244 में बताया गया है वो राजमुंद्री इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस ए नागेश्वर राव 1966 में बताया है कि एक बार एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर मेंबर्स अपना नाम वापस भी ले लेते हैं तो ट्रिब्यूनल उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा, मतलब वो इस मामले की जांच आवश्यक रूप से करेगा। अब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात है तो हम चलते हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में इसके लिए किस तरह की पावर्स हैं, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 242 में बताया गया है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इसके लिए बहुत वाइडली जो हैं पावर्स दी गई हैं। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के पास में बहुत वाइड पावर्स हैं। इस बारे में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऐसा कोई भी आदेश जारी कर सकता है जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो। एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 244 में प्रोवाइड, जो 241 में जो एप्लीकेशन जो रिलीफ बताई गई है उसके लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल किसी भी तरह का आदेश जो है उन परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो वो दे सकता है। किस तरह का आदेश दे सकता है? फर्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द कंपनी अफेयर्स इन फ्यूचर। रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद में, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में जब जांच है उसके बाद वो भविष्य में कंपनी किस तरह से अपनी कार्यवाहियों का संचालन करेगी उसका आदेश जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दे सकता है। मतलब भविष्य में जो संचालन कंपनी को करना है वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार ही करना होगा। And the second is the purchase of shares। वो कंपनी को माइनॉरिटी शेयर या फिर जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल किए हैं या जिनके विरुद्ध दमनात्मक आचरण किया गया है उनके जो शेयर हैं वो परचेज करने के निर्देश दे सकता है कि उनके शेयर खरीद लिए जाएं। इन केस ऑफ अ परचेज बाय द कंपनी, अगर कंपनी इस तरह के शेयर परचेज कर लेती है, पुनः खरीद लेती है, अर्थात कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई कमी आती है तो उस कमी को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही अधिकृत करेगा, उस कमी को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही अधिकृत करेगा। And the next, restriction on allotment और ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर अलॉट करने पर या शेयर ट्रांसफ़र करने पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
पाबंदियां लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर वो आवश्यक समझता है तो। एंड द नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन, setting aside or modification of any agreement। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में किसी तरह के कोई एग्रीमेंट है और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल समझता है कि इन आदेशों को टर्मिनेट किया जाना, इन एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, सेटिंग असाइड मतलब बाहर रख देना चाहिए या इन्हें मॉडिफाई किया जाना चाहिए, तो वो इस तरह का आदेश जारी कर सकता है। अब जब वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे। विथ अदर पर्सन, अगर इसी तरह के कोई एग्रीमेंट जो है कंपनी ने किसी अन्य सदस्य के साथ किए हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर प्रमोटर्स ना होकर कोई अन्य व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को इस तरह के एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने से पहले एक नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, एक नोटिस उसे सर्व किया जाएगा, मतलब इसकी सूचना पहले उसे दी जाएगी और उसकी कंसेंट के साथ में ही उसे टर्मिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर्स। कुप्रबंध के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जिसकी जिम्मेदारी उस मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर की ही होती है। तो अगर कंपनी को लगता है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, तो वो उन्हें रिमूव करने के आदेश भी जारी कर सकता है। The next is impose of cost। अगर कंपनी में इस तरह की कोई गतिविधियां हैं तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी अधिकरण, उसके लिए कंपनी के ऊपर जो है कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है। एंड लास्ट इज एनी अदर ऑर्डर। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में वृहत अधिकार हैं, बहुत वाइड पावर्स हैं, वो और भी किसी तरह के कोई आदेश जो उन परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो, कंपनी को ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट से प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी हो, तो उस तरह के आदेश जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दे सकता है, जारी कर सकता है। हमने सेक्शन 241 पढ़ा, सेक्शन 244 पढ़ा, सेक्शन 242 पढ़ा। अब आगे चलते हैं सेक्शन 242(4). इंटरिम रिलीफ। कार्यवाही के दौरान अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चाहे तो उसके लिए इंटरिम रिलीफ जारी कर सकता है। एनी इंटरिम ऑर्डर विच इट थिंक्स फिट फॉर रेगुलेटिंग। जो भी उन परिस्थितियों में फिट हो रहा है या कंपनी के रेगुलेटिंग के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जिसे जारी करना आवश्यक हो, तो इंटरिम ऑर्डर भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेक्शन 242(4) के अंदर जारी कर सकता है। 242 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसा बताया गया है। आगे चलते हैं। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर भी अल्ट्रेशन करने का पावर है, अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं तो। जो बताया गया है हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 242 सबसेक्शन 5, 6 और 7 के अंदर। अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल। ट्रिब्यूनल मेक्स एनी अल्ट्रेशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर ट्रिब्यूनल
किसी भी तरह का अल्ट्रेशन कर सकता है जिससे कंपनी को इनसे प्रिवेंट किया जा सके, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से प्रिवेंट किया जा सके, कंपनी के मेंबर्स को उसके दमनात्मक आचरण और कुप्रबंध से बचाया जा सके। अब इस तरह का अल्ट्रेशन करने के बाद में विदिन 30 डेज 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भेजना जरूरी है। न्यूनतम 30 दिनों के अंदर, अधिकतम 30 दिनों के अंदर जो वो सर्टिफाइड कॉपी है वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास में पहुंच जानी चाहिए। आगे चलते हैं। Consequences of termination or modification of certain agreement, हमने यहाँ पर पढ़ा था पावर्स के अंदर कि किस तरह का ऑर्डर ट्रिब्यूनल जारी कर सकता है। उन ऑर्डर्स के अंदर ही हमने पढ़ा था कि वो कोई जो एग्रीमेंट है जो कंपनी और डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स के बीच में है उसे टर्मिनेट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट टर्मिनेट किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 243 सब सेक्शन 1 में बताया गया है नॉट राइज एनी क्लेम्स। इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो टर्मिनेट किया जाता है उसके विरुद्ध किसी तरह का कोई दावा पैदा नहीं होता है, किसी भी तरह का जो क्लेम है वो अराइज नहीं होता है और हो सकता है उसे जो है कंपनी जो एग्रीमेंट है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में उसे 5 साल तक के लिए टर्मिनेट कर दिया गया हो। अगर इस तरह से कोई एग्रीमेंट टर्मिनेट किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है और अगर उसका पालन कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है तो सेक्शन 243 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि इस तरह की गतिविधि रखने वाले व्यक्तियों को 6 महीने तक का इम्प्रिजमेंट और 5 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर दोनों तरह के जो दंड उन्हें दिए जा सकते हैं, मतलब 6 महीने की इम्प्रिजमेंट और 5 लाख का जो फाइन। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 245 क्लास एक्शन। वर्ग विशेष भी इस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वर्ग विशेष के लिए भी, क्लास एक्शन के लिए भी वही जो न्यूनतम संख्या अप्लाई करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो हमने सेक्शन 244 में पढ़ी थी वो ही हैं। अब इतना होने के बाद में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कंपनी की असेट्स की वैल्यूएशन करवानी होती है, कंपनी के असेट्स का मूल्यांकन करवाना होता है अपनी जांच को आगे जारी रखने के लिए या किसी भी तरह का आदेश जारी करने के लिए। तो सेक्शन 247 में बताया गया है कि जो वैल्यूएशन है कंपनी की संपत्तियों का, कंपनी की आस्तियों का, कंपनी के असेट्स का जो मूल्यांकन होना है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स से ही करवाया जाना होता है। मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं वो ही इस तरह की आस्तियों का मूल्यांकन करेंगे, ऐसा आवश्यक है। अब उस वैल्यूअर की क्या जिम्मेदारी बनती है? उस वैल्यूअर की जिम्मेदारी बनती है कि कंपनियों की आस्तियों का, कंपनी की असेट्स का मूल्यांकन वो सही करे, ईमानदारी से उसका काम करे। अगर वो इस कार्यवाही में या अपने इस काम में फेल हो जाता है या फिर आस्तियों के, असेट्स के
मूल्यांकन में, वैल्यूएशन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करता है तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसे भी फाइन करेगा, जो कि 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो फॉस वर्सेस हार्बोटल केस का जो एक्सेप्शन था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ा कि अगर दमनात्मक आचरण होता है और कुप्रबंध होता है तो उससे कंपनी को या माइनॉरिटी मेंबर्स को या कंपनी शेयर होल्डर्स को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड and like it. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.